A very good morning to everyone. I hope that you all are fit and fine. So today onwards we are going to start the new book, that is Business Organization and Management. Today we have our one lesson, that is Management and Overview. So we are going to start, that is what is here is the also syllabus of Business Management and Organization. You have to note down the syllabus. After that I will provide you the marking scheme also, that you have to do better way. Next segment we are going to do lesson number 1, that is management. So what is management? As we already know कि हम इसको 12th में पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली में. मैनेजमेंट आप हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं, हमने मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है. बस हमें यहाँ पे एक ओवर थ्रू करना है और ये जो है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. तो बस मैं आपको इस तरीके से इसको बस गो थ्रू करवाऊँगी कि आप इसे एग्ज़ाम में लिख सके ईजिली. तो स्टार्ट करते हैं. ये पॉइंट्स जो हैं, हियर इज़ द टॉपिक्स जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में फर्दर. तो आप लोग एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है. तो अब हम बेसिकली आते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली में. मैनेजमेंट हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बिजनेस में किसी भी चीज़ को हम करने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और हम एट दी एंड हमारा जो काम है, जो हमने हमारी जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, सब कुछ हमारी सेट होनी चाहिए. हम हर चीज़ को हमने जो सोचा है, हमारी जो थिंकिंग है वो होनी चाहिए. लेट्स टेक एग्जाम्पल. अगर हमने सोचा है कि हमें अपने मार्क्स जो है वो अच्छे से लेकर आने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम प्लानिंग करेंगे. हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे और ऑल द थ्रू दैट इज़ प्लानिंग. उसके बाद हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम हर एक बुक्स वगैरह सेट डाउन करेंगे, हम हर एक चीज़ को लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे अपना टाइम टेबल, हर एक चीज़ को हम करेंगे उसको प्रॉपर वे में. उसका स्टाफिंग करेंगे कि हम और चीज़ों को क्या ला सकते हैं और कितनी बुक्स हमें और करनी है या फिर क्या करना है, दैट इज़ स्टाफिंग. और हम अच्छे से हम कोई हमारा टीचर है तो हम उसको बताएंगे कि हमें इस तरीके से पढ़ना है. ये तो हम स्टाफिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को अपनी ला रहे हैं और अपने काम में. नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम उसके बाद फिर हम आते हैं डायरेक्टिंग, कि हम अपना देखेंगे कि हम अपने आपसे क्वेश्चंस पुट डाउन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ डायरेक्टिंग. स्टाफिंग होता है जहाँ पे हम एट दी एंड हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि हमने सोचा था कि मैं 80 में से 80 लेकर आऊँगा. आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ रिज़ल्ट क्या मैं 80 में से 80 लेकर आया या नहीं, और नहीं लेकर आया, मान लो 70 लेके आया, तो डेविएशंस क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न. तो ये होता है हमारे पास कंट्रोलिंग. तो हमने वैसे हमने पढ़ रखे हैं, बस मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है प्रॉपर वे में समझने के लिए. नेक्स्ट हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट. इवोल्यूशन मतलब होता है इवैल्यूएट करना. मतलब हम अब मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा खोल कर पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या. तो ये जो आपके पास पैराग्राफ आ रहा है, दैट इज़ नॉट यूज़फुल. तो हम इसको गो थ्रू, आप एक बार बस इसे गो थ्रू रीड आउट कर लेना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो अगर हम डायरेक्टली आते हैं थ्योरीज़ पे. कुछ थ्योरीज़ दी गई हैं मैनेजमेंट की जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एट द 12th क्लास. एक बार गो थ्रू करते हैं फिर भी. साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट. तो साइंटिफिक क्या है, जो भी सब कुछ साइंस से जो हमारे पास मिला है, लाइक हर एक चीज़ जो थ्योरीज़ है, जो हमें पता है कि साइंस क्या होती है, हर एक चीज़ जो थ्योरी के बेस्ड पर बनी होती है, ठीक है, जो हमारे इंटरनल में भी इफेक्ट डालती है, एक्सटर्नल में भी इफेक्ट डालती है. बिजनेस के एनवायरनमेंट एक्सटर्नल होता है एज वी नो. तो उस सब में बिजनेस में काम करते हैं, दैट इज़ साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजमेंट होता है. जो फ्योल ने दिए थे हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स थे, वो हम फर्दर पढ़ेंगे, तो आप एक बार इसे बस पढ़ लेना. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड ऑन क्लासेस पे बेस्ड है, जो उस पर हम पढ़ेंगे. तो मैनेजमेंट एक ह्यूमन रिलेशन है. वे हमें पता है कि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन रिलेशन से काम करता है. जो इसकी थ्योरी है वो, अगर हम ह्यूमन नहीं होंगे तो हम मैनेजमेंट करेगा कौन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो. तो ह्यूमन रिलेशन से इसका रिलेशन होता है मैनेजमेंट का. और नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर. मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर का मतलब है जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारी एफिशिएंसी से होना चाहिए. एफिशिएंसी मतलब जो हम हमारी क्षमताओं के, हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे इफ़ेक्टिवली भी होना चाहिए. तो बिहेवियर पे भी हमारा मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैनेजमेंट की थ्योरी होती है जो मॉडर्न एरा में चल रही है, दैट इज़ साइंटिफिक, वो सिस्टमेटिक एंड कंटिजेंसी. सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच जो होती है वो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ थी. पहले जो हमारे पास थ्योरीज़ हम ट्रेडिशनल वे में यूज़ करते थे, हमने उसको रिप्लेस करा है. और इसके यहाँ पे हम जैसे कि हम मशीन्स देखते हैं. पहले क्या होता था कि लोग बहुत सारा काम ट्रेडिशनली क्या होता था कि लोग, बहुत सारे लोग होते थे, वर्कर्स होते थे, वो बहुत सारे काम करते थे, तो काफ़ी डिले होता था काम में. लेकिन अब क्या होता है कि जल्दी जल्दी सारी मशीन्स हैं जो वो डेवलप हो गई हैं, तो हम ज़्यादातर मशीन्स के गो थ्रू करते हैं. तो
ये होता है हमारे पास सिस्टमेटिक, तो मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अप्रोच करना। फिर कंटिजेंसी होती है, चीज़ को शिफ्ट करते हैं, लाइक हमें चीज़ों को शिफ्ट करते रहना चाहिए टुवर्ड्स द पीपल। लाइक अगर हम एक ही इंसान के हाथों में सब कुछ सौंप देंगे काफ़ी लंबे समय तक, तो शायद वो चीज़ सही नहीं हो, आगे हमें प्रॉब्लम हो, तो हमें चीज़ों को चेंज करते रहना चाहिए, अथॉरिटीज़ को हमें गो थ्रू करते रहना चाहिए। अब जो है मेन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमें हेनरी फ्योल ने दिए थे, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी इसको पढ़ा देती हूँ। दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क होता है कि हेनरी फ्योल ने कहा था कि डिवीज़न ऑफ वर्क कर देना चाहिए, एक इंसान को सारे काम नहीं करने चाहिए। अगर हम डिवीज़न ऑफ वर्क कर देंगे तो हमारा जो काम है वो डिवाइड हो जाएगा और उसकी काम करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, ये सब। फिर आता है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी वो होती है जब हम किसी इंसान को काम करने की जिम्मेदारी देते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अथॉरिटी मतलब उसकी हम उसको पूरा न्यौछावर कर देते हैं कि आपको आपके पास ये अथॉरिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम किसी इंसान को किसी चीज़ की जिम्मेदारी दे देते हैं कि आपको ये काम करना ही है, और इसकी जिम्मेदारी और अथॉरिटी दोनों मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, जिससे हम कोई भी काम करने का कमांड करते हैं, लाइक और इसमें मेन चीज़ होती है कि हर एक बॉस जो होता है वही लोगों को काम देना चाहिए। जैसे कोई भी बॉस ए है फॉर एग्जांपल, तो वो सबको काम देगा, तो काम की क्लियरिटी ज़्यादा होगी और कन्फ्यूज़न कम होगी वर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी कि सबका गोल जो है, जितने भी वर्कर्स हैं सबका गोल जो है वो एक होना चाहिए, अलग अलग गोल नहीं होने चाहिए सबके। नेक्स्ट हमारे पास सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट हमें हटाना चाहिए, पहले हमें कंपनी के गोल पर जो है वो ध्यान देना चाहिए, आफ्टर दैट उससे हमारा भी जो है वो फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होती है हमारी सैलरी एंड ऑल। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप इसे खुद भी रीड आउट कर लीजिएगा, यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ इन दिस प्रिंसिपल्स। अब आते हैं क्वेश्चंस हैं जो ये आपके लिए एज अ होमवर्क हैं, जो आपको ये करने हैं। 10 के 10 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो आप इन सबको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इनके आंसर्स भी नीचे है, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके करिएगा, उसके बाद इसके आंसर्स चेक करिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, मतलब नेचर मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस, तो 3 तरीके के एज अ प्रोसेस ये है। दैट इज़ सोशल प्रोसेस। सोशल मतलब हम जितना काम सोशली लोगों के लिए, जो हमारे समाज के लिए वो करते हैं, दैट इज़ दैट। इंटीग्रेटिंग प्रोसेस मतलब इंटीग्रेटिंग मतलब मिलाना होता है, तो हम किस तरीके से अपने तीनों रिसोर्सेज, हमारे पास 3 रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूमन मतलब हम ह्यूमन रिसोर्सेज, और फिज़िकल यानी कि जो हमारे पास हमारी जो फिज़िकली है वो, और फाइनेंशियल यानी कि पैसों वाली। तो हम इन तीनों को इकट्ठे लेकर आते हैं, उसके बाद हम इससे मैनेजमेंट करते हैं। नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है मैनेजमेंट, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होता ये। हम ऑलरेडी ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है, यानी कि स्टाफिंग होने के बाद हम दोबारा से प्लानिंग करेंगे, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड नेवर एंडिंग प्रोसेस। फिर आता है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजमेंट एज प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस बार देख लीजिए। इन्फॉर्मेशनली होती है और इंटरपर्सनल होती है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, यू विल गेट टू नो। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन यानी कि अगर आप सारे के सारे जो जितने भी ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसको हम POSDC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप इसको कर लोगे तो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन में भी चलेगा, अगर आप इस सबको फॉलो करते हो तो। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज एन ग्रुप। ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट ग्रुप में नहीं होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैनेजमेंट अगर सारे के सारे जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब लाइन से नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये ग्रुप वाइज होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एक साइंस होती है। हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो साइंस के बेस पर दिए गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा, और इसके फीचर्स हैं जैसे कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब सब लोग, मतलब ये ट्रूथफुल होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट। ये बहुत एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए सबसे पहले, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे बने हैं कि सबसे पहले उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके पास उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह हमें पता लगते हैं, तो वो इस तरीके से रिलेट होती है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है। कैसे है, क्योंकि कला में हमें क्या चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होती है, जो मैनेजमेंट की करने के लिए हमें नीड होती है। मैनेजमेंट करने के लिए स्किल्स चाहिए होती है, और आर्ट्स में भी स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास इनोवेशन और क्रिएटिविटी। एज वी नो कि आर्ट्स में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो क्रिएटिविटी हमें मैनेजमेंट में भी चाहिए। अगर हम नई नई चीज़ें नहीं लाएंगे मार्केट में, तो फिर हमारी मैनेजमेंट करना, हमारी कंपनी जो है वो गो थ्रू, मतलब वो नीचे चली जाएगी, सारी की सारी बुलिश में चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो हमें नई नई चीज़ें करती रहनी चाहिए मैनेजमेंट के। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब वो मैन को परफेक्ट कर सकती है, तो हमारे बिजनेस के गोइंग कंसर्न में तो बहुत हेल्पफुल होती है। तो प्रैक्टिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि मैनेजमेंट जो है या आर्ट्स जो है वो क्या होती है कि गोल ओरिएंटेड, किसी भी चीज़ का एक गोल होता है तभी हम उस चीज़ को करते हैं। तो दैट इज़ प्रूफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट होती है। फिर आता है हमारे पास मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस, हम ऊपर पढ़ चुके, तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा कि दोनों होती है ये। पर हाँ, मैनेजमेंट एक फुल नॉन साइंस होती है, एक्चुअल साइंस नहीं होती, वो नॉन साइंस में आती है। अब मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैनेजमेंट प्रोफेशन होती है, हमने इसको 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मतलब हद से ज़्यादा, कि हर एक क्वेश्चन इस पे बन के आता था कि प्रोफेशन क्या होता है। कि प्रोफेशन किसी भी चीज़ का जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम कोई भी प्रोफेशन में, तो हमें समाज के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एजुकेशन मिलती है, यानी कि अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम वहाँ पर लोगों को, वर्कर्स को क्या देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो हमारे लिए सोशली भी होता है। ट्रेनिंग, एजुकेशन होती है, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसे एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो ये हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गोल ओरिएंटेड होता है एक तो मैनेजमेंट, गोल है तो हम मैनेजमेंट करते हैं हम। और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5 M's, यानी कि मनी, मैन, 5 चीज़ें चाहिए यहाँ पे, 5 चीज़ें, मैन, मनी, मशीन, मटीरियल और मिनट्स यानी कि टाइम। ऑलराइट, तो यहाँ पे आता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, कुछ कभी भी रुकता नहीं है मैनेजमेंट। परवेसिव है, यानी कि यूनिवर्सल, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, जो हर जगह फिट हो सके। तो परवेसिव है कि यानी कि एक ही हर जगह वो चलता है, चाहे वो बिज़नेस हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो और नॉन बिज़नेस हो, एवरीवेयर परवेसिव है ये। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क होता है, हर एक इंसान के ग्रुप एफर्ट चाहिए, जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स हम पढ़ के आ चुके हैं कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। हाई लेवल, जिसे हम टॉप लेवल बोलते हैं, फिर मिडिल लेवल, उसके बाद लोअर लेवल। हाई लेवल में वो लोग होते हैं जो रूल्स को फ्रेम करते हैं, रूल्स को बनाते हैं। उसके बाद फिर मिडिल लेवल पे आते हैं जो रूल्स को, ये जो मिडिल लेवल पे लोग होते हैं वो प्लान्स को बनाते हैं। उसके बाद फिर लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे कि वर्कर्स, वो उस पर काम करते हैं। तो हम हाईएस्ट के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी हो गई, ये सब लोग यहाँ पर आते हैं जो रूल्स को जो है प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास मिडिल लेवल के लोग। मिडिल लेवल के लोग जो होते हैं वो उस चीज़ को, जैसे कि अब हाई लेवल ने क्या करा, प्लान बना दिया, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे कि वो स्ट्रैटेजीज तैयार करेंगे और लोगों को बताएंगे। अब वो लोअर लेवल को बताएंगे और लोअर लेवल क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा, क्योंकि उनका काम क्या है। जैसे वर्कर्स तो मिडिल लेवल में आते हैं, जैसे कि जो को वर्कर्स हो गए, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, वो आते हैं मिडिल लेवल में। फिर आते हैं हमारे पास लोअर लेवल में। लोअर लेवल में जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले हैं, जो डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो ये सब आते हैं हमारे पास लोअर लेवल में। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता नहीं, तो इनके 1-2 फीचर आप याद कर लेना, हार्ड टू हार्ड 2 फीचर्स ज़रूर आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो बस। और ये है कि इसके नेम्स याद कर लेना, कि जैसे इसको ग्राउंड लेवल बोलते हैं, इसको बॉटम लेवल बोलते हैं, लोअर लेवल को। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है। फिर आता है हमारे पास पर्पस क्या है मैनेजमेंट का। वेरी इजी, कि मैनेजमेंट क्यों होता है। कॉस्ट सेविंग होता है, सबसे मेन तो ये होता है कि पैसे बचते हैं, इससे हम जल्दी काम कर लेते हैं। इससे अगर क्या होता है, हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तो वेस्टेज की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लॉन्ग टर्म होती है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चल पाता है कोई भी बिज़नेस है। ग्रोथ होती है ऑब्वियसली बिज़नेस में, तो ये इसलिए हम बिज़नेस का ही पर्पस है मैनेजमेंट का, सॉरी। फिर आता है सिग्निफिकेंस क्या है, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, दैट इज़ ऑप्टिमम। ये ऊपर वाला, ये कॉस्ट कम होती है, जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूज़ हो पाते हैं अगर वो सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप POSDC फॉलो कर रहे हैं, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लाइक दैट। और फिर हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इसको आप फर्दर पढ़ोगे
तो प्लानिंग हम कभी भी, प्लानिंग में मैं आपको बताती हूँ कि प्लानिंग में इसको मैं आपको इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 11th तो पूरी 12th हमने इसमें पढ़ी है, चार्ट भी बना हुआ है यहाँ पे। तो प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग हम कोई भी काम, मैं आपको एक कंपनी का लेके बताती हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल कि कोई कंपनी है, तो कंपनी में हमने सोचा था कि 1 लाख का प्रॉफिट हम कमाएंगे, स्टार्ट होते हैं तो हमने प्लानिंग करा था कि हम 1 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे इस कंपनी में, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है स्टाफिंग। क्या होता है स्टाफिंग? यानी कि हमने अब क्या करा, सॉरी फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, इसमें थोड़ा उल्टा दे रखा है। प्लानिंग होती है सबसे पहले, तो हमने प्लानिंग करा था कि स्टार्टिंग फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट का, स्टार्टिंग वाला फंक्शन होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है, जिससे इसे हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो हमने सोचा था कि हम 1 लाख रुपए अर्न करेंगे स्टार्टिंग में, सोचा, हमने प्लानिंग कर लिया। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में? हमने क्या करा, फिर इसकी सारे के जितने 1 लाख रुपए कमाने के लिए हमने सारे के सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए, हमने सब कुछ कि हम, लेट्स सपोज कि हमारा क्लोथिंग का बिजनेस था, तो हमने 1 लाख रुपए का सोचा। उसके बाद हमने क्या करा कि सारे के सारे ब्रांड्स का डिपार्टमेंट अलग, लाइक हमने जूतों का, सब मतलब हर एक चीज़ का हमने डिपार्टमेंट बना दिया कि यहाँ से कपड़े फिनिश होंगे, यहाँ से सिले जाएंगे, सबका डिपार्टमेंट बन गया, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग में क्या हुआ कि हम स्टाफिंग में बोलते हैं कि स्टाफिंग में होता है पुट द पीपल इन द राइट, पुटिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को लेकर आए, हमने स्टाफिंग कर लिया, हमने लोग ले आए, हमने वर्कर्स ले आए, हमने वर्कर्स को लगा दिया काम पे। तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं प्लानिंग फॉर HR। HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे हम लोगों को चुनते हैं, लोगों को एज ए वर्कर हम काम करते हैं, करवाते हैं लोगों से, फिर उनका सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, उनका प्लेसमेंट देते हैं उन्हें, तो वहाँ पे स्टाफिंग का काम होता है। तो स्टाफिंग में हमने लोगों को भी लगा दिया सही से। उसके बाद हम डायरेक्टिंग करते हैं। अब जो लीडर या मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट करेगा लोगों को, लीडर एज अ लीडरशिप, कि लोग काम कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे हैं, कि हम अपना गोल पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई डेविएशन तो नहीं आएगा। तो वो हर एक चीज़ को गो थ्रू करता है। और इसमें 4 चीज़ें होती है, दैट इज़ सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो सुपरविज़न क्या होता है कि हम देख रहे हैं, हम सबॉर्डिनेट्स यानी कि जो हम वर्कर्स बोलते हैं इन्हें, हम जो हमारे लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं वो उसे सुपरवाइज़ कर रहा है, मोटिवेट भी करता रहता है धीरे धीरे। भाई ऐसे तो कोई भी काम नहीं करेगा, तो उन्हें मोटिवेट करेंगे कि भाई काम करो, उन्हें इंसेंटिव्स भी देंगे। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, वो लीडर एज अ लीडर भी उनसे काम करवाएगा। उसके बाद कम्युनिकेट की 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो काम कर रहा है तो हम उससे हम इजीली वो काम कर पाए, कंफर्टेबल हो बातचीत करके। उसके बाद आता है हमारे पास एट द एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम अपने जो हमने प्लानिंग करी थी उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने एंड प्रोडक्ट से, तो दैट इज़, और कोई डेविएशन आता तो उस पर हम काम करते हैं नेक्स्ट प्लानिंग में। तो ये तो हमारा पूरा चैप्टर था। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप इसको पॉज करके इसको करिएगा तो ये चैप्टर आपको पता लगेगा कि ये चैप्टर अब में आपने पढ़ा है क्या है। इसकी समरी आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना पूरा चैप्टर करने के बाद, एंड में आप इसको पढ़ना तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या है। कुछ टर्म्स के वो दिए हुए हैं यहाँ पे, आप इसको पॉज करके एक बार इसको गो थ्रू करना। वैसे हम ऊपर पढ़ कर आए हैं इसको, आप इसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो ऊपर MCQs थे उनके आंसर्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, तो जब आप उसे कर लेना तो आप इसको यहाँ पे आंसर्स चेक कर लेना। ऑल राइट, तो ये तो था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। ये आपका यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर था जो पूरी थ्योरी पे है, और हम इसे ऑलरेडी पढ़ के आ चुके, तो मैंने इसको इतना डीप में नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ाना था दैट इज़ इनफ। ये कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये 8 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार करते हुए जाना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और मैं ये वाला PDF जो है ये DU से ही है, तो मैं आप लोगों को अटैच कर दूंगी नीचे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो सेम क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल गिव द रिप्लाई टू एवरीवन। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन टू वॉच।